नमस्कार, मैं अविनाश भारती साहित्यिकी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज की परिचर्चा का विषय है समकालीन हिंदी कविता के बदलते परिदृश्य। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे समकालीन कविता की विशेषताओं की, प्रवृत्तियों की, उनकी कथन शैली की बात होगी और खास करके इसकी प्रासंगिकता की बात होगी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ समकालीन हिंदी कविता के बड़े नाम, लोकप्रिय कवि, चर्चित कवि डॉक्टर राकेश रंजन जी हमारे बीच हैं। इनकी कई किताबें आई हैं, जहां तक मुझे ज्ञात है 5 किताबें आपकी आई हैं। कई सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनसे यह जानना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि खुद भी समकालीन कवि के रूप में अपनी पहचान पाते हैं। मैं आदरणीय से यह जानना चाहूंगा कि ये आरोप है, मैं तो यही मानूंगा, आप इसे स्पष्ट करेंगे। सवाल यही है कि अभी लोग मानते हैं या मैं महसूस करता हूं कि वर्तमान में जो गद्यात्मक कविताएं लिखी जा रही हैं, जिसे हम छंदमुक्त कविता भी कहते हैं, वो अपेक्षाकृत जो छंदबद्ध रचनाएं हैं, जैसे शेरो शायरी, गजल, दोहा, गीत, वो उनकी तुलना में पाठकों को आकर्षित करने में वो नाकाम हो रही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसमें दिक्कत ये है कि आज ऐसा माहौल हिंदी में हो गया है कि सच बात कहना दुश्मनी मोल लेना है। लोग नाराज हो जाते हैं। जी। आपने जिस समस्या की ओर इशारा किया है, उसकी वजह है कि लोगों ने मुक्त छंद की अवधारणा को गलत ढंग से समझा है। जी। निराला ने 1929 में अपनी पुस्तक परिमल की भूमिका में लिखा है कि मुक्त छंद का स्वरूप क्या होना चाहिए। उसी भूमिका में उन्होंने बाजाप्ता मुक्त छंद की प्रस्तावना की और लिखा है कि मुक्त छंद का अर्थ छंद से मुक्ति नहीं है, छंद की रूढ़ियों से मुक्ति है। यानी किसी छंद में इतने ही चरण होंगे, इतनी ही मात्राएं होंगी, इतनी ही मात्राओं पर यति गति गति के नियम होंगे। इन नियमों को ढीला करने की उन्होंने बात कही। छंद छोड़ने की बात नहीं कही, छंद के नियमों जिनको उन्होंने रूढ़ियां कहा, उनको छोड़ने की बात कही। अंत के मुक्त छंद को पढ़िए। बाद में शमशेर ने, नागार्जुन ने, केदारनाथ अग्रवाल ने, यहाँ तक कि प्रयोगवादियों ने, नई कवितावादियों ने जो मुक्त छंद लिखे, हाल तक केदारनाथ सिंह ने जो मुक्त छंद लिखे, कम से कम इनमें संवाद की एक बहुत ही शानदार, सुंदर, आकर्षक लय आपको मिलेगी। तो ये समस्या जो है मेरे ख्याल से शुरू होती है 80 के दशक के कवियों के साथ। इन्होंने निराला द्वारा प्रस्तावित मुक्त छंद की अवधारणा को ठीक से नहीं समझा। दुनिया में हर अच्छी चीज का दुरुपयोग होता है, राजनीति का भी, धर्म का भी। वैसे ही मुक्त छंद का भी हिंदी में एक प्रकार से दुरुपयोग हुआ। कविता को लोगों ने नितांत गद्य मान लिया, बना दिया। आज मुक्त छंद के नाम पर अधिकांश कविता जो मिलती है वह एक ही स्थान का उत्पाद लगती है। उनमें एक रसता, एक रूपता आपको मिलेगी। अच्छे गद्य में भी एक आनंद होता है। आप अच्छे लेखकों के गद्य पढ़िए, वह मजा भी इस कविता में नहीं है। यानी अच्छे गद्य में जो मजा है वह मजा में भी इस कविता में नहीं है। तो मुक्त छंद की गलत समझ की वजह से लोगों ने कविता की उस मूल चीज को छोड़ दी है जो जनता को आकर्षित करती है। समकालीन कविता की भाषा का अधिकांश अपनी जनता के मुहावरों को खो चुका है, अपनी जनता की भाषा को खो चुका है, अपनी परंपरा की प्रतिध्वनियों को खो चुका है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उस जनता को झेलना पड़ा है जिसने अपने सुख दुख और संघर्ष के सबसे बड़े साधन अपनी कविता को प्रायः खो दिया है। दूसरी समस्या ये है कि आज जब हम कविता कहते हैं
तो लोगों ने समझ लिया है कि कविता मतलब वह कविता जो गद्य में लिखी जाती है। जी। लोग गजलकारों को शामिल नहीं करते, उसमें गीतकारों को शामिल नहीं करते जी। और प्राय ऐसी धारणा बना दी गई है आलोचकों द्वारा, प्रकाशकों द्वारा, संपादकों द्वारा जी। कि मुख्य छंद के रूप में यह जो गद्य काव्य छप रहा है वही कविता है, जी। बाकी कूड़ा है। बाकी में समकालीन जीवन की जटिलता या उसका जो यथार्थ है वो उसका चित्रण, हाँ, उसका की व्यक्ति नहीं हो रही है। तो एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि एक समय, पुराने समय में जी। जैसे ऐसी धारणा थी कि जो छंद में है वही कविता है, जी। वैसे ही आज यह धारणा बना दी गई है जी। आलोचकों, प्रकाशकों और संपादकों द्वारा कि जो मुख्य छंद में लिखा जा रहा है वही कविता है। जी। तो जिस प्रकार से वह एक रूढ़ी थी, जी। वैसे ही यह भी एक रूढ़ी है। जी। और इस रूढ़ी को जितनी जल्दी हिंदी कवि समझ जाए, जी। उतनी जल्दी कविता का भी भला होगा, हिंदी भाषा भाषी जनता का भी भला होगा। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हमने पढ़ा है कि आग को आग कहना और पानी को पानी कहना कविता नहीं है। सबकी अपनी कहन है, शैली है, बनावट है। एक ही चावल है जिससे हम खीर भी बना लेते हैं और खिचड़ी भी बना लेते हैं, तो बनाने की विधि अलग अलग है।